हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 14 एमकॉम पार्ट 2 सेमिस्टर 3 एज़ पर एनईपी 2020। सब्जेक्ट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे मॉड्यूल 1 यूनिट इंडियन एएस, जिसके अंदर हम लोग ने देखा था इंडियन एएस 38 इन लेक्चर नंबर 13 इनटेंजिबल एसेट के इंट्रोडक्शन देखा था और उसके एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखे थे। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर इंडियन एएस 38 अगेन इंटेंजिबल एसेट, जिसका रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, वो हम लोग समझ लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहला इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट जिसको आइडेंटिफाई कर सके, जिसका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस ना हो, जो दिखता नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत होती है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। लाइक लोगो हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसका हम लोग को क्या करना है? रिकॉग्निशन करना है और मेजरमेंट। रिकॉग्निशन अगर आप एकदम हिंदी में देखेंगे तो मान्यता बोलते हैं रिकॉग्निशन को, कि आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करो, मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर करो कि ये है, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉग्निशन। फिर उसका मेजरमेंट मतलब उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि क्या वैल्यू होना चाहिए, राइट। तो इंटेंजिबल एसेट का कैसे मेजरमेंट होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन, कैसे इसको मान्यता देते हैं, कैसे इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं। तो एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही बताना, बैलेंस शीट में। इफ़ एंड ओनली इफ़, कब रिकॉग्नाइज करो, कब ऑफिशियली डिक्लेयर करो इंटेंजिबल एसेट को? इफ़ एंड ओनली इफ़, जब इट इज प्रोबेबल दैट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। अगर ये प्रोबेबल है कि होना ही होना है कि फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मतलब मॉनेटरी टर्म में पैसा आएगा। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल एसेट स्टेटमेंट के अंदर आप इंटेंजिबल एसेट को दिखाओ, जब भी दिखाओ अगर आपको लगे कि इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो, फ्यूचर में पैसा आएगा। यहाँ पे ऑफिशियल दिया है, ऑफिशियल ये लिखना है आपको, लेकिन समझने के लिए इससे पैसा आएगा तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको रिकॉग्नाइज करना है। इसका मतलब ये है। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। उसका जो कॉस्ट है, क्योंकि उसका इंटेंजिबल एसेट है तो कुछ तो खर्चा हुआ रहेगा ना, तो उसका कॉस्ट जो है उसको आप रिलायबली मेजर कर सको कि कितने का पड़ा अपने को। तो इन शॉर्ट, इंटेंजिबल एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप तभी रिकॉग्नाइज करोगे, तभी ऑफिशियली डिक्लेयर करोगे जब उसका कितना खर्चा हुआ उस पर और उससे कितना आएगा। पूरी लाइफ यही तो चलती है अपनी, कितना डाला पैसा कितना आया, तो कितने का खरीदा और उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर वो प्रोबेबल है, वो जान सकते हो, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लो। समझ में आया? तो एकदम सिंपल है रिकॉग्निशन इसका। अब थर्ड लाइन जो इसमें दी गई है कि एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी मेजर इनिशियली जो रहता है स्टार्टिंग में कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, लेकिन कुछ इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर या सेल्फ जनरेटेड भी होता है। सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद से आप बनाते हो इंटेंजिबल, अपना गुडविल हो गया, ये सब जनरेट करते हो। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि सबसे पहला जो इंटेंजिबल एसेट है कॉस्ट पे ही मेजर किया जाता है, और इंटेंजिबल एसेट को या तो आप परचेज करते हो या खुद सेल्फ जनरेट करते हो। ठीक है, अब परचेज करते हो तो कैसे अराइज होगा, देखो कुछ सिचुएशन आगे बताई जा रही है, उससे आपको पता चलेगा कि इस सिचुएशन में इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में ये बताया गया कि इंटेंजिबल एसेट में अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सिचुएशन में इंटेंजिबल एसेट निकल के बाहर आएगा। कौन सा सिचुएशन है? पहला, सेपरेट एक्विजिशन। जब आप कोई एक्विजिशन कर रहे हो, किसी बिजनेस को खरीद रहे हो, तो किसी बिजनेस को खरीद रहे हो, उसकी वैल्यू समझो 10 करोड़ है, तो आपने उसको 12 करोड़ में खरीदा, तो 2 करोड़ ज़्यादा दिया, तो दैट इज़ द गुडविल, इंटेंजिबल एसेट है ना। तो सेपरेट एक्विजिशन आपने किया तो उससे अराइज हो सकता है। दूसरा, पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। जब आप बिजनेस को कंबाइन कर रहे हो दूसरे बिजनेस के साथ, वो टाइम पे आप अपने इंटेंजिबल एसेट को क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे इंटेंजिबल एसेट होगा कि भाई मैं आपके बिजनेस में मर्ज हो रहा हूँ, आप मुझे कंबाइन कर रहे हो, तो मेरी वैल्यू है 10 करोड़, लेकिन मैं अपने आप को 12 बताऊंगा क्योंकि मार्केट में मेरा नाम है, तो वो टाइम पे इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होगा। फिर गवर्नमेंट ग्रांट। जब गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है कि भाई आप बिज़नेस आपका अच्छा है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एक काम करो, हम लोग ग्रांट देते हैं और आप कोई पेटेंट खरीद लो, कोई कॉपीराइट खरीद लो, जिससे क्या आपको भी हेल्प होगा और हमें भी हेल्प होगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट से भी इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होता है।
फिर इंटरनली जनरेटेड गुडविल और इंटेंजिबल एसेट आप खुद डेवलप करते हो, जैसे आपकी कोई मेडिकल की कंपनी है, मेडिकल मतलब आप मेडिसिन बनाते हो, तो आपने कोई ऐसी बीमारी की मेडिसिन निकाल दी जो अभी तक निकली नहीं है, जैसे कैंसर का बोल सकते हो, तो कैंसर के आपने इंजेक्शन निकाल दिया। अब वो इंजेक्शन क्या है, वो आप ही बना सकते हो, तो आप उसको क्या करेंगे, पेटेंट करेंगे कि नहीं करेंगे कि यार भाई ये हमने इसको जनरेट किया है, तो ये कोई और कॉपी ना कर ले, तो पेटेंट करोगे तो इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होगा। फिर जब आप एसेट को एक्सचेंज करते हो तो वो टाइम पे इंटेंजिबल एसेट अराइज हो सकता है। तो समझ में आया, यस और नो? तो ये तो इसका हो गया रिकॉग्निशन, कब आप रिकॉग्नाइज करोगे, ऑफिशियली उसको डिक्लेयर करोगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, याद रखना है आपको। अब क्या करेंगे इसका मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब उसको कितने में पड़ा, मेजरमेंट मतलब वही होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइज है, देखो कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड, आप उसको एक्वायर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसके बारे में बताया है। तो इंटेंजिबल एसेट को जब आप परचेज करोगे तो क्या क्या कॉस्ट लोगे उसके अंदर, तो सबसे पहला परचेज कर रहे हो तो उसका परचेज प्राइस, ठीक है। और अगर कुछ बाहर से कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, या कोई टैक्स लग रहा है जो नॉन रिफंडेबल हो वो भी ऐड कर देने का, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट अगर है तो वो माइनस कर लो। नॉन रिफंडेबल टैक्स बोला क्योंकि रिफंड करेगा तो वो थोड़ी खर्चा हो गया आपका, रिफंड हो गया तो मतलब होती है आपकी, मतलब कोई खर्चा ही नहीं है, तो नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। तो उसका परचेज प्राइस लो, उसके ऊपर का इंपोर्ट ड्यूटी लो अगर है तो, और नॉन रिफंडेबल कोई टैक्स लगा है तो वो ले लो, रिफंडेबल है तो उसको नहीं लेने का। फिर दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और दूसरे कोई खर्चे वो परचेस करने के लिए, तो जैसे प्रिपेयरिंग फॉर एसेट फॉर इंटेंडेड यूज़, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बिल्डिंग की लिफ्ट बना रहे हो, तो लिफ्ट का जो पार्ट्स है वो आपने ख़रीद लिया, 10 लाख का लिफ्ट खरीद लिया। अब उसको इंस्टॉल करोगे ना, तो इंस्टॉल करने के लिए 2 लाख जाता है, तो एक्चुअल में पड़ा कितना, 12 लाख में। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी उसके अंदर कॉस्ट में इंक्लूड कर लेने का। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट इसमें आता है, प्रोफेशनल फीस, लीगल फीस, ये सब, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ये सब इसके अंदर आएगा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर। थर्ड पार्ट, नो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट आर, इंटेंजिबल एसेट के कॉस्टिंग के अंदर ये मत लो, क्या, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, नए प्रोडक्ट को जब लॉन्च करेंगे उसका खर्चा मत लो। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन ए न्यू लोकेशन, न्यू लोकेशन पे बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो वो खर्चा मत लो। न्यू क्लास ऑफ कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हो उसका खर्चा मत लो। ऑफिस के खर्चे मत लो, जनरल ओवरहेड खर्चे मत लो, ये सब इंटेंजिबल एसेट में कभी नहीं आएंगे। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये बेसिक खर्चा है। तो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने का खर्चा, बिजनेस को नए लोकेशन और नए कस्टमर के साथ डील करने का खर्चा, ऑफिस के खर्चे, ये 3 चीज़ नहीं लेने का। तो ये इसका रिकॉग्निशन और मेजरमेंट हो गया। तो ये थ्योरी है, 10 मिनट के देखो अंदर है, 1-2 बार सुनेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार आपने ये समझ लिया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके आसान हो जाएंगे। तो रिकॉग्निशन का मतलब समझा आपने, ऑफिशियली उसको कब रिकॉग्नाइज करना है, कब उसको डिक्लेयर करना है, जब उससे फ्यूचर में बेनिफिट आए और उसका कॉस्ट आप मेजर कर सको। कहाँ कहाँ से आता है, ये सिचुएशन में इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होता है। फिर जो उसका कॉस्ट है उसके अंदर क्या क्या आएगा, तो परचेज, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्स, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और ये वाला न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने का खर्चा, नए लोकेशन, नए कस्टमर के साथ डील करने का खर्चा, और ऑफिस के खर्चे नहीं लेने का। तो कॉस्ट ऑफ न्यू, नया प्रोडक्ट, नया लोकेशन, नया कस्टमर, नया प्रोडक्ट, नया लोकेशन, नया कस्टमर, और ऑफिस का खर्चे को नहीं लेने का। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, तो आप इसको गो थ्रू कर लो, बहुत छोटा सा वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।